जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग खान सर के द्वारा कराए गए फाउंडेशन बैच का जो नोट्स है बायोलॉजी का, उसका चैप्टर नंबर हम लोग आज करने वाले आहार नाल चैप्टर इस कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज़ होता है और इसे हम लोग चैप्टर वाइज करते आ रहे हैं और आगे भी आप लोग को करते मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को देख रहे हैं कि पाचन तंत्र, चैप्टर का नाम क्या है? पाचन तंत्र, जिसे हम लोग अंग्रेजी में डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आइए हम लोग इसका थ्योरी करते हैं, एक ही वीडियो में प्रयास करेंगे एक ही वीडियो में कवर हो, और इसका आने वाला जो वीडियो होगा, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा इससे रिलेटेड, उन सभी को कवर करें। ठीक है, चलिए। पाचन तंत्र वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तो वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। यानी हम लोग को भोजन पचाने में जितने भी सारे अंग सामूहिक रूप से जुड़े होते हैं उन सभी अंगों को हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। जिसमें जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। पचने के बाद क्या होता है? जो हम लोग को कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल जो भोजन होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिसे हम लोग सरल पदार्थ कहते हैं। यानी सरल यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना सरल पदार्थ कहलाता है। पाचन तंत्र दो भागों में बांटा होता है। पाचन तंत्र जो होता है हम लोग को दो भागों में, देखिए तंत्र क्या होता है? तो पचाने में एक दो अंग तो इसमें योगदान नहीं करता है, बहुत सारे योगदानों का इसमें पचाने में हम लोग को भोजन में काफ़ी योगदान होता है। तो उन सभी अंगों को मिलाकर के पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण होता है, और यह दो भागों में बांटा होता है। पहला होता है आहार नाल में और दूसरा होता है संबद्ध जुड़ी पाचक ग्रंथियों से। यानी कि हम लोग को भोजन पचाने में आहार नाल काफ़ी अहम होता है और इससे संबंधित जो पाचक ग्रंथियां होती है जिसके माध्यम से भोजन आसानी से पच पाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आहार नाल, तो जिसे हम लोग एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर के गुदा तक रहता है। अब आप लोग यहाँ पर एक शब्द आ रहा है मुख गुहा। ठीक है, तो मुख मतलब क्या होता है? तो मुख मतलब होता है मुंह, मुख मतलब मुंह, और गुहा का मतलब क्या होता है? तो गुहा का मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, जहाँ भी आप लोग को गुहा शब्द दिख जाए तो समझ जाइएगा कि गुहा का मतलब होता है खाली जगह। सेम इसी तरीके से वक्ष गुहा होता है। तो वक्ष मतलब क्या होगा? फेफड़ा हो जाता है, ये याद रखिएगा, वक्ष मतलब फेफड़ा, और इसमें भी लगा होता है गुहा। तो जहाँ भी गुहा शब्द दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है? खाली जगह होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आहार नाल जो होता है मुख गुहा से जुड़ी हुई होती है और हम लोग को गुदा तक जुड़ी रहती है। गुदा यानी कि जिस रास्ते से हम लोग जो है सो अवशिष्ट पदार्थों को वाहन निकालते हैं, कि क्या करते हैं? अवशिष्ट पदार्थों को मलमूत्र के माध्यम से निकालते हो, वहाँ तक जुड़ी रहती है। ठीक है, तो मुख गुहा से शुरू होकर के गुदा तक फैली रहती है। ठीक है, पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। याद रखिएगा कि जब हम लोग का जो भोजन पचता है तो उस समय हम लोग का भोजन आहार नाल में रहता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आहार नाल की लंबाई कितना है, तो अगर आपको फीट में पूछेगा तो 32 या 33 फीट हो जाएगा। ठीक है, तो 32 यानी कि 33 मान कर सकते हैं, 30 से लेकर के 33 फीट तक। ठीक है, इसके अप्रॉक्स इसके बीच में आसपास इसके आंसर आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। यानी हम लोग एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं कि 32 फीट होगा। ठीक है, तो उसको आप लोग 30 से लेकर के और 33 फीट के बीच में, 33 फीट के बीच में अप्रॉक्स आप लोग मान सकते हैं, और इसका आंसर आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। जबकि वही मीटर की बात करें तो 8 से 10 मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, क्लास 10th में आप लोग को याद होगा या नहीं याद होगा कोई बात नहीं है। ठीक है, अधिकतर लोगों को याद ही नहीं होता है। तो 8 से 10 मीटर, अगर मीटर में पूछेगा तो 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है, जबकि इसकी चौड़ाई पूछेगा तो 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, चौड़ाई इसका काफ़ी कम होता है। ये इस तरीके से हम लोग का आहार नाल होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस पाइप और इस पाइप के बीच में कितना काफ़ी कम गैप है, तो इसी को बोला जाता है चौड़ाई। क्या बोला जाता है? चौड़ाई बोला जाता है। और ये चौड़ाई जो है यानी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आप लोग को सेंटीमीटर में होगा। जबकि ये लंबाई देखिएगा तो ये लंबाई हम लोग को काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर हम लोग को मुख से शुरू होकर के यानी मुंह से शुरू होकर के हम लोग को गुदा तक रहती है। गुदा कहने का मतलब है कि जो अवशिष्ट पदार्थ जहाँ से निकालते हैं, ठीक है, यानी मल मूत्र के कह सकते हैं, सोच के माध्यम से, यानी कि बड़ी आंत के अंतिम भाग तक ये जुड़ी रहती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई पूछे तो आप लोग को ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई अगर पूछ रहा है, ऑप्शन देख लीजिएगा कि 8 से 10 यानी मीटर में पूछा है या आपको फीट में पूछा है। तो मीटर पूछेगा 8 से 10 हो जाएगा, जबकि वहीं फीट पूछेगा तो 32 फीट यानी 30 से लेकर के 33 फीट के अप्रॉक्स मानिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं इसी का, कि आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा आते हैं। अब आहार नाल में क्या क्या चीज जुड़े रहते हैं? तो आहार नाल में ही आपको मुख गुहा आ जाते हैं, ग्रास नली आते हैं, जिसके माध्यम से भोजन जाता है, उसे ग्रास नली कहते हैं। ठीक है,
और जिसके माध्यम से सांस जाता है उसे श्वास नली कहते हैं। अमाशय आता है, अमाशय 3 भागों में बांटा होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कितने भागों में? 3 भागों में अमाशय बांटा होता है। पहला वाला भाग को कहते हैं कार्डियक, क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा को हम लोग कहते हैं फंडिक, क्या बोलते हैं? फंडिक बोलते हैं। और तीसरा को कहते हैं हम लोग पाइलोरिक कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो अमाशय कितने भागों में बांटा होता है? तो स्टमक जो होता है हम लोग को 3 भागों में बांटा होता है। पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक होता है, ठीक है। छोटी आंत जिसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, नाम छोटा काम इसका बड़ा होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बड़ी आंत, तो पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो जो भी हम लोग खाना पीना खाते हैं उसमें पानी का अवशोषण बड़ी आंत का करता है, जबकि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजन का पूर्ण पाचन, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को दिख जाएगा। दुनिया का कोई भी एग्जाम है, लो लेवल से लेकर के हाई लेवल एग्जाम तक के सभी प्रश्न को हम लोग इसमें कवर करते हैं। और हर प्रश्न के नीचे आप लोग को दिख जाएगा कि कौन रेलवे में पूछा है, कौन एसएससी सीजीएल में पूछा है, कौन यूपीएससी में पूछा है, कौन बीपीएससी में पूछा है, ठीक है। सीडीएस, यहाँ तक सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो हम लोग हमारे पास बुक है उसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया, ठीक है। तो भोजन का क्वेश्चन पूछा जाए कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। जबकि वहीं पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो पानी चूसना का जो कार्य होता है वो भोजन में से वो बड़ी आंत करता है, ठीक है। मलाशय तथा गूदा होता है, जिसके माध्यम से हम लोग अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। अगला पॉइंट आता है आप लोग को संबंध पाचन ग्रंथि। तो आहार नाल में हम लोग देख लिए कि आहार नाल की लंबाई कितना होता है? तो 30 से लेकर के 33 फीट के अप्रॉक्स होता है। जबकि मीटर की बात करें तो 8 से 10 मीटर हो जाएगा। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर, यानी ओवरऑल कह सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। अब इससे जुड़ी हुई पाचक ग्रंथियां थी, जिससे हम लोग को डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। ये ग्रंथियां भोजन को पचाने में एंजाइम का निर्माण करती है। बिल्कुल, हम लोग को भोजन तभी पचेगा जब एंजाइम का निर्माण होगा, एंजाइम निकलेगा। तो ये एंजाइम कहाँ से निकलेगा? पाचक ग्रंथि से निकलेगी। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय आते हैं। अब आप लोग को मुखगुहा, तो मुखगुहा से 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मुखगुहा से 3 जोड़ी, क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि मुखगुहा से 3 जोड़ी जो है वो लार ग्रंथि निकलती है। मुखगुहा से 3 जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और वो 3 जोड़ी लार ग्रंथि कौन कौन सा है? तो आइए हम लोग 3 जोड़ी लार ग्रंथि के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा है? तो पहला है आपको टाइलिन। कौन सा है? टाइलिन एंजाइम हो जाएगा, टाइलिन एंजाइम हो जाएगा, और टाइलिन एंजाइम हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा। तीसरा आपको ट्रिप्सिन एंजाइम हो जाएगा, ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम, तो ये याद रखिएगा। तो हम लोग का यहाँ जो अंतर्गत यानी कि देखे हैं कि डाइजेस्टिव ग्रंथि जो है इससे क्या निकलता है? तो ये एंजाइम निकलता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय आते हैं। तो पाचन ग्रंथि से क्या क्या जुड़ी रहती है? तो पाचन ग्रंथि से लार ग्रंथि तो निकलती है, इसके साथ साथ यकृत जुड़ा होता है, पित्ताशय जुड़ा होता है और अग्नाशय जुड़ा होता है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि पित्ताशय, जिसे हम लोग गाल ब्लैडर कहते हैं, यकृत से क्या निकलता है? तो यकृत से निकलता है पीत। क्या निकलता है? पीत। तो यकृत से पीत का पीता यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर पीत का निर्माण होता है। किसका? पीत का निर्माण। तो पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत से होता है, ठीक है। जामा कहाँ होता है? तो ये जामा जाकर होता है पित्ताशय में। तो याद रखिएगा, पीत का निर्माण कहाँ होता है? यकृत से। जामा कहाँ होता है स्टोर? तो ये पित्ताशय में होता है, ठीक है। पाचन क्रिया की मुखगुहा से प्रारंभ होती है। पाचन जो क्रिया होती है, हम लोग का जो भोजन पचता है, कहाँ से शुरू होते हैं? तो ये मुखगुहा से शुरू होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रारंभ होती है पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। अभी हम आपको बताए हैं कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, ये भी हम आपको बताए हैं, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा आप लोग। काफ़ी एग्जाम में होता है कि जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो जल का अवशोषण आपको बड़ी आंत में होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, मुखगुहा, जिसे हम लोग कहते हैं वोकल कैविटी बोलते हैं। पाचन मुखगुहा से प्रारंभ होती है। मुखगुहा एक खाली जगह होता है जिसमें जीभ, 3 जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत होते हैं, ये भी आप लोग याद रखेगा। आगे कैसे कैसे 52 दांत होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन आगे करने वाले हैं। कौन कौन सी दांत की प्रकार होते हैं ये भी हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग धैर्य बना करके रखिए। चलिए
आइए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि जिसे हम लोग कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्रावन होता है। ध्यान रखिएगा कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने लार ग्रंथि का निर्माण होता है, लार ग्रंथि कहते हैं लार का, तो 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन हम लोग को मुख गुहा में लार का निर्माण होता है। लार ग्रंथि लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज एंजाइम और स्टार्च इत्यादि शर्करा कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। लाइसोजाइम का काम क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है टाइलिन और डायस्टेज एंजाइम को स्टार्च को टाइलिन डायस्टेज एंजाइम यानी स्टार्च को शर्करा या कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि मुख गुहा में भोजन का अंश पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, मुख गुहा में होता है। मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब जैसे कि आप एक गरम गरम गेहूं का रोटी सूखले चबाकर कर देखिएगा, उसमें नमक यानी कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल एक रोटी गरम गरम चबा कर के देखिएगा, कुछ चबाने के बाद आपको कुछ देर के बाद मीठा मीठा एहसास होगा, फील होगा, तो समझिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला है कि म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा यानी लसलसा बना देता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजन का चिपचिपा या लसलसा बनाने का कार्य करता है म्यूलिन एंजाइम करता है, ठीक है, जिसमें उसे निगलने में आसानी होता है। तो भोजन को ये चिपचिपा और लसलसा बना देता है ताकि हम लोग का भोजन जो है वो मुख गुहा से आहार नली के माध्यम से छोटी आंत तक पहुंच सके, ठीक है, तो निगलने में काफ़ी योगदान होता है। लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है, अभी हम आपको बताए हैं। बड़ी लार ग्रंथि जिसे हम लोग पैरोटिड कहते हैं, और पैरोटिड ग्रंथि जो होता है वो सांप में विष का निर्माण करता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, किसका, विष का निर्माण करता है। पैरोटिड सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल होता है। हम आपको लगता है कि क्या बताए थे, याद तो अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मुख गुहा में 3 जोड़ी, शायद हम आपको बताए थे पैरोटिड बताए थे, ट्रिप्सिन, तो ये मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कौन सा, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, याद रखिएगा, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। सांप में विष का काम कौन करता है, तो ये विष का काम करता है पैरोटिड लार ग्रंथि, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जब पैरोटिड ग्रंथि लार ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाता है तो उसमें सूजन आ जाता है। जब आप किसी ऐसा भोजन करते हैं जिसके कारण उसमें विषाणु, या मान के चले आपके विषाणु प्रवेश हो गए शरीर में, तो वहाँ पर लार ग्रंथि जो है आपका वो प्रभावित हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, जिसमें उसमें सूजन आ जाने के कारण वो फूल जाता है, जिससे हम लोग ग्लूसुआ कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूसुआ, अंग्रेजी में उसे मम्स कहते हैं, ठीक है। तो जब लार ग्रंथि स्रावित करती है तो ये लार ग्रंथि पैरोटिड जो होते हैं बीच में सांप में विष का काम करते हैं, विष का निर्माण करते हैं, लेकिन हम लोगों में भोजन को क्या करती है, तो विषाणु और जीवाणु से बचाने का रक्षा करते हैं, यानी कि हम लोग को भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया गई रहती है उसको मारने का काम करते हैं, चिपचिपा बना देती है ताकि भोजन हम लोग को आसानी से निगल सके। लेकिन वहीं अगर आपको शरीर में विषाणु प्रवेश कर जाता है तो ये आपको लार ग्रंथि जो है वो पैरोटिड वो आपको संक्रमित हो जाता है, और संक्रमित होने के कारण सूजन इसमें आ जाता है, फूल जाता है, जिसे हम लोग ग्लूसुआ या मम्स बोलते हैं। यहाँ पर कुछ अपवाद दिए गए, जैसे कि सांप में पैरोटिड ग्रंथि जो होता है वो पॉइजन यानी ग्लैंडर यानी जहरकार थैली का कार्य करता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि दांत। अब दांत पॉइंट देख लेते हैं कि अंग्रेजी में टीथ बोलते हैं। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जो पॉइंट आप लोग को एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है हम आपको बताते चलते हैं, अगर हाईलाइट नहीं किया गया है तो भी, ठीक है। तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दांतों का निर्माण 85% योगदान जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। हम लोग का अधिकतर हड्डी जो बना होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। जिस व्यक्ति में हम आपको पिछली क्लास में बताए थे कि जिस व्यक्ति में कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा कम होती है वो व्यक्ति अगर उन व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो वो जलने में काफ़ी समय लगाते हैं, तो लोग उनको क्या क्या न जाने बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो दांतों के निर्माण में 85% योगदान किसका होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, जबकि 10% योगदान कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। सेम इसी कंडीशन के साथ हम लोग देखे हैं कि जो हड्डी हम लोग को 2 प्रकार के होती है। हड्डी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला को हम लोग कहते हैं अस्थि, यानी कंकाल हम लोग को कितने प्रकार के था, 2। अस्थि को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बोन बोलते हैं, यानी हड्डी। और एक हड्डी जो होता है जिसे हम लोग उपास्थि बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
उपास्थि बोलते हैं, जिसे हम लोग इसे कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं उत्तक वाला, तो आप लोग जरूर जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग का दांत जो होता है 85% कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जिसके कारण हम लोग का दांत क्या होता है? उजला होता है, ठीक है। और वहीं कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 इसका सूत्र होता है, जो 10% योगदान इसका कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, और इसी के कारण हम लोग का दांत जो होता है काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड होता है। अब यहाँ पर कैल्शियम बाकी शेष जो बचता है वो आपको कैल्शियम क्लोरेट का बना होता है। यानी हम लोग 85% क्या देखें? 85 देखें हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका? तो ये हम देखें 85% कैल्शियम फॉस्फेट का। 10% हम लोग क्या देखें? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये टोटल कितना हो गया? तो ये हो गया आपको 95। बाकी बचा 5, ये बाकी 5% में आपको CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड का बना होता है, ठीक है। चलिए, फ्लोरीन के कारण अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दांतों का झरना या टूटना फ्लोरीन के कारण होता है। अगर आपको दांतों में फ्लोरीन की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई है, तो इसका मतलब आपका दांत झरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कहीं कहीं से टूटना शुरू हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मानव दांत के 2 परत होते हैं, यानी कि हम लोग का जो दांत होता है 2 परतों में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 परत में होता है, 2 लेयर में होता है। बाहरी परत इनामेल कहलाता है। जो उजला वाला भाग होता है उसे हम लोग इनामेल कहते हैं, ठीक है। ये दांत है, दांत के जो ऊपर वाला ये देखिए ये मसूड़ा में धंसा रहता है, ठीक है। और ये बाहर वाला जो चहुआ है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो उजला उजला होता है, उजला उजला वाला को हम लोग इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं। और अंतर वाला को डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। जबकि आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं, ठीक है। और इनामेल काफ़ी कठोर होता है, याद रखिएगा। इनामेल कैसा होता है? तो इनामेल काफ़ी कठोर होता है ये, और ये उजला भी होता है, ये उजला भी होता है। लेकिन डेंटाइन जो होता है ये पीला रंग का होता है। कैसा होता है? ये पीला, हल्का पीला रंग का होता है, और यह काफ़ी कमज़ोर होता है। क्या होता है? कमज़ोर होता है। तो दांत का ऊपरी वाला भाग जिसे इनामेल कहते हैं ये काफ़ी हार्ड और उजला होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो दांत का इनामेल वाला भाग होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इनामेल दांतों की रक्षा करता है। जो दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इनामेल, वो हम लोग को दांतों को रक्षा करता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आइए, डायफ्यूरोडोंट। वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उसे डायफ्यूरोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्यूरोडोंट कहते हैं। दूध के दांत जिनकी संख्या 20 होती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है, हमने देखा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उसे डायफ्यूरोडोंट कहते हैं। डायफ्यूरोडोंट कहते हैं, जिसे दूध के दांत कहते हैं। और दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है। यानी कि दूध के दांत किसको कहते हैं? जो 14-15 साल आते आते जो एक बार पहला नंबर तो जन्म लेते हैं, तो बच्चा 13-14 साल तक जो भी दांत निकलते हैं, उसको टूटने के बाद जो 20 दांत ऊपर आते हैं उसी को क्या बोलते हैं? तो ये दूध के दांत बोलते हैं, ठीक है। चलिए, 14-15 साल तक आते आते जो दांत निकलते हैं उसे दूध के दांत बोलते हैं। आगे मोनोफियोडोंट। वैसे दांत जो जीवन में केवल 1 बार आते हैं उन्हें हम लोग मोनोफियोडोंट कहते हैं। तो वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्यूरोडोंट। और जिसकी संख्या 20 होती है और उसे दूध के दांत भी कहते हैं। लेकिन मोनोफियोडोंट, वैसे दांत जो जीवन में सिर्फ 1 बार आते हैं उसे हम लोग मोनोफियोडोंट कहते हैं। और इसे हम लोग अक्ल दांत के नाम से जानते हैं। किसे? अक्ल दांत के नाम से जानते हैं। हम आपसे वादा किए थे कि अभी हम आपको बताएंगे कि मानव में दांतों के प्रकार, सबसे ज़्यादा दांतों की संख्या किसमें पाई जाती है, कौन से जीव जंतु में। आप लोग कमेंट्स में इसके आंसर बताइएगा, ठीक है। तो मानव के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव के दांत कुल 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ। पहला होता है इंसाइजर, दूसरा कैनाइन या रदनक, इसी को भेदक बोलते हैं, ठीक है। तीसरा होता है प्री मोलर, और चौथा होता है मोलर, ठीक है। बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता। अब हम सभी को बताएंगे आगे आप लोग को कि कौन सा दांत का कार्य क्या है, और कैसे आप लोग याद रख सकते हैं कि कौन सी दांत कितना होता है, कौन सा दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इंसाइजर जिसे हम लोग कृतक बोलते हैं, इसे नोज टीथ कहते हैं, क्योंकि ये जो दांत होते हैं नाक के सामने सामने जस्ट होते हैं। अब जैसे कहने का मतलब है कि इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को इस तरीके से नाक आया हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो दांत आप लोग को दिखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं नोज टीथ। इसकी संख्या 4 होती है, ठीक है। यहाँ पर जो एक बड़का सा दांत होता है और यहाँ पर जो एक बड़का सा दांत होता है, इसके बीच में जो 4 गो दांत होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो नोज टीथ बोलते हैं। यानी कि नाक के सामने सामने जस्ट आप लोग को यहाँ पर इस तरीके से पाया जाएगा,
ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से पाया जाता है 4 गो दांत, और यहाँ पर एक बड़ा सा दांत दिखेगा आप लोग को, यहाँ पर एक बड़ा सा दांत दिखेगा, तो इसके बीच में 4 गो दांत पाई जाती है, उसे हम लोग नोज टीथ कहते हैं, यानी कि नाक के सामने सामने होती है। यह भोजन को काटने का काम करती है। तो जो कृतक या इंसाइजर होता है, इसका काम क्या है? भोजन को काटना। मानव में इसकी संख्या 4 होती है, 4 ऊपर वाले जबड़ा में और 4 नीचे वाले जबड़ा में, कुल संख्या इसकी 8 होती है। ध्यान रखिएगा कि कृतक जो संख्या होती है दांतों का, वो 4 नीचे और 4 ऊपर, कुल 8 होते हैं। शाकाहारी जानवरों में इंसाइजर चौड़ा होता है। जो शाकाहारी होते हैं वो काफ़ी उनमें चौड़ा चौड़ा होता है। जैसे देखिएगा कि गाय भैंस में ये दांत जो होते हैं कुछ इस तरीके से चौड़ा चौड़ा आप लोग को दिखेंगे। इस तरीके से आप लोग को चौड़ा चौड़ा इस तरीके से 4 गो आप लोग को दांत दिखेंगे, ठीक है। और ये है आपका जबड़ा, ठीक है, ये आपको जबड़ा है, इस तरीके से 4 गो दांत यहाँ पर आगे दिखते हैं। अगला आता है कैनाइन, जिसे हम लोग रदनक या भेदक भी बोलते हैं। इसे आई टीथ कहते हैं। ये आँख के सामने सामने, ठीक है ना, ये आँख के सामने सामने दांत होते हैं। तो नाक के सामने सामने जो दांत होते हैं 4 गो, 1 2 3 4, तो इसे हम लोग नोट टीथ कहते हैं। और यहाँ पर जो एक बड़ा सा दांत पाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से बड़ा सा दांत पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो आई टीथ बोलते हैं, ठीक है। इसे आई टीथ भी कहते हैं। यह भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करता है। इसके आप लोग देख सकते हैं, जो डॉग होता है, डॉग यानी कि कुत्ता, उसमें देखिएगा कि जो दांत होता है बड़ा बड़ा, उसी को बोला जाता है आई टीथ, ठीक है, या उसे रदनक या कैनाइन बोलते हैं। यह भोजन को चीरने में काम करता है। ये मांसाहारी में बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। मानव में इसकी संख्या 2 नीचे 2 ऊपर होते हैं, 4 होते हैं। मांसाहारी जानवरों में कैनाइन काफ़ी अधिक नुकीला होता है ताकि मांस को चीर सके। अगला प्रीमोलर, जी यह बच्चों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। इसे चीक टीथ कहते हैं। चीक टीथ कहने का मतलब है कि इस तरीके से आप लोग को जबड़ा होता है, तो जो यहाँ वाली जो दांत होता है ना, यहाँ वाला जो जो दांत होता है गाल के सामने सामने, उसे हम लोग चीक टीथ कहते हैं। इधर तो आपको चहुआ होता है, ठीक है, इधर आपको चहुआ होता है, लेकिन यहाँ वाला जो दांत होता है उसे चीक टीथ कहते हैं। ये बच्चों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तो आपको होता है आई टीथ, यहाँ पर भी आई टीथ होता है। यहाँ पर बीच में आपको 4 दांत होते हैं, जिसे हम लोग नोज टीथ कहते हैं। तो इसे चीक टीथ यानी कि गाल के सामने सामने होती है, इसलिए चीक टीथ कहते हैं। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। बच्चों में यह बिल्कुल नहीं पाया जाता है, छोटे बच्चों में, और इसकी संख्या 4 नीचे 4 ऊपर, टोटल 8 होती है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं मोलर, जिसको हम लोग चहुआ बोलते हैं। चौ से चवर्णक, चौ से चहुआ। इसे विजडम टीथ भी कहते हैं। इसका भी कार्य भोजन का चबाना है। बच्चों में अंतिम मोलर जो होता है, थर्ड मोलर, ये नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो इसमें जो मोलर की जो संख्या होती है टोटल 6 होती है, जिसमें से तीसरा मोलर आपको नहीं पाया जाता बच्चों में, ठीक है। और वयस्क में इसकी संख्या जो होता है 6 नीचे वाला जबड़ा में, 6 ऊपर वाले जबड़ा में, टोटल 12 होते हैं, ठीक है। अर्थात चारों प्रकार में सर्वाधिक संख्या में मोलर ही पाया जाता है, सबसे अधिक चहुआ ही पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम दांत कौन होता है? तो आई टीथ होता है। उसकी संख्या क्या होता है? तो सिर्फ 2 होते हैं, ठीक है, 2 नीचे 2 ऊपर होते हैं, ठीक है। जबकि सर्वाधिक पूछेगा तो 6 नीचे 6 ऊपर चवर्णक यानी मोलर होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ नोट में कि बच्चों में प्री मोलर का पूर्णतः अभाव होता है, यानी कि बच्चों में नहीं पाया जाता है, तथा अंतिम मोलर नहीं पाया जाता और अंतिम मोलर भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। बच्चों में 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलता है, उसे 20 दांत को दूध के दांत कहते हैं, ठीक है। दूध के दांत 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्णतः टूट जाते हैं, 12-13 साल तक टूट जाते हैं और फिर दोबारा दांत निकलते हैं। इस प्रकार मानव जीवन में कुल दांतों की संख्या 20, तो जो दूध के दांत होते हैं 20 वो टूटते हैं, फिर इसके जगह पर 20 दांत आते हैं, यानी कि टोटल 52 दांत होते हैं मनुष्य के जीवन काल में, ठीक है। उसका हम लोग सूत्र भी देखने वाले हैं। संख्या हो गया। पक्षियों के चोंच दांत का रूपांतरित रूप होता है, एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि पक्षियों में दांत होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन वो दांत ना रह करके वो दांत जो है उसके चोंच में बदल जाता है, ठीक है। हाथी का बाहर निकला दांत उनके ऊपरी जबड़े को सेकेंड इंसाइजर होता है। क्या होता है? सेकेंड इंसाइजर, यानी कि जो आगे वाला, जो कुत्ता में जो नीचे वाला होता है, ये कुत्ता में इस तरीके से नीचे वाला जो होता है, तो हाथी में ऊपर वाला इंसाइजर होता है, ठीक है, जिसे हम लोग आई टीथ कहते हैं। अब दांतों का संख्या देख लेते हैं। अब दांतों का संख्या में देखिए कि वयस्क में पूछा जाएगा तो दांतों की संख्या क्या होती है। तो पहला आता है आई से इंसाइजर, सी से कैनाइन होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आई से इंसाइजर, सी से कैनाइन, पीएम से प्रीमोलर और एम से मोलर होता है। तो इंसाइजर की संख्या क्या होती है? तो 2 गो नीचा होता है जबड़ा में, 2 गो ऊपर होता है। कैनाइन क्या होता है? तो कैनाइन नीचे 1 होता है
और एगो नीचे होता है, एगो ऊपर होता है। वहीं हम लोग प्रीमोलर देखें तो प्रीमोलर भी 2 गो होता है नीचे, 2 गो ऊपर होता है। वहीं हम लोग मोलर देखें तो मोलर 3 गो ऊपर होता है, तो टोटल 6 गो होता है। जबकि बच्चा में देखिएगा तो ये इंसाइजर भी 2 गो मिलेगा, कैनाइन भी एगो मिलेगा, सही है। लेकिन प्रीमोलर जो होगा तीसरा वाला, ये देखिएगा 0 लिखल है ना, 0 यानी एक भी नहीं। जबकि मोलर देखिएगा तो 2 गो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि दंत सूत्र द्वारा दांतों का 1/4 भाग ही दिखलाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि दंत सूत्र के माध्यम से दांत का कौन सा भाग दिखाया जाता है, तो 1/4 भाग दर्शाया जाता है। जानवर में ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होते हैं, सभी लोग देखें और नहीं देखें तो प्रैक्टिकली देखिएगा। गाय भैंस जब जुगाली करेगा तो ऊपर वाले हिस्सा में जबड़ा में दांत बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे। स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सुअर घोड़ा के होते हैं, यही तो आप लोग को कमेंट्स में पूछे थे बताने के लिए कि सर्वाधिक दांत जो होते हैं वो किस में होते हैं, तो सुअर और घोड़ा में होते हैं, जो ये एक स्तनधारी है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। टोटल कितने होते हैं, तो 44 होते हैं, 44 दांत होते हैं। वहीं मच्छर में देखिएगा तो 47 दांत होते हैं, जबकि गाय भेड़ में 32 दांत होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, गाय भेड़ में हम लोग कहीं जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रास नली, जिसे हम लोग कहते हैं ओएसोफेगस। यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। यह जो है नली के समान होता है, इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। तो पाचन क्रिया किस में नहीं होती है, ग्रास नली में। यह सिर्फ भोजन को निगलने में सहायता करता है, क्योंकि यह मुख गुहा से जुड़ी रहती है और इसी के माध्यम से भोजन जो है चिपचिपा एक लाशा के माध्यम से ये जो नीचे की ओर डगरते जाती है, नीचे की उतरते जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग भोजन करते हैं हचाक से हम लोग को आमाशय में चला जाता है या पेट में चला जाता है, धीरे धीरे जाती है। आमाशय या जिसे हम लोग पेट कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में स्टमक बोलते हैं, यह थैलीनुमा आकृति का होता है, यानी कि एक थैला के जैसा आकार होता है, जो भोजन को संग्रहित करने का काम करता है। भोजन को संग्रहित तथा पचाने का कार्य कौन करता है, ये आमाशय करता है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि आमाशय में भोजन कितने घंटे रुकती है, तो 4 घंटे भोजन आमाशय में रुकती है, ठीक है। आमाशय का 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला जो भाग होता है, सबसे पहला भाग कार्डियक होता है, बीच वाले भाग को आमाशय को फंडिक और तीसरा वाला भाग को पाइलोरिक बोलते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द दिख रहा है रूजी और दूसरा कायम दिखा है। तो रूजी क्या कहते हैं, तो आप लोग को आमाशय में जो एक जो है इस तरीके से गूदा टाइप का, यानी कि कह सकते हैं जैसे बलोरो में आप लोग देखेंगे, बलोरो के नीचे पैर के नीचे जो रखने वाला होता है, जो हरा कलर का होता है, जिसे हम लोग चाट बोलते हैं या क्या बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो वो निकला हुआ रहता है, हारा टाइप का, इस तरीके से नहीं रहता है, हारा इस तरीके से निकला हुआ जिस पर हम लोग पैर रखते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग को आंत में इस तरीके से कुछ निकला हुआ रहता है, कांटा काटा टाइप का, जिसे रूजी कहते हैं। जब लोग लंबे समय तक आप लोग खाली पेट रहिएगा तो यही रूजी आपको आंत में गड़ने लगता है, जिसे चुभन कहते हैं, ठीक है, यानी कि भूख लग जाता है, ठीक है। और आपका पूरा पचा हुआ भोजन जो होता है वो कायम का रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, तो पूरा पचा हुआ भोजन यानी कि लेई के रूप के भोजन को हम लोग कायम कहते हैं। क्या बोलते हैं, कायम, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि कार्डियक से HCl निकलता है। ध्यान रखिएगा कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कहाँ होता है, तो कार्डियक से होता है, आमाशय के पहली भाग से होता है, ठीक है। जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है और कीटाणुओं को मार देता है, यह कह सकते हैं कि नष्ट करता है, क्योंकि भोजन के साथ जितने भी सारे कीटाणु आते हैं हमारे आमाशय में आते हैं। और आमाशय के पहला वाला भाग होता है कार्डियक। कार्डियक से निकलने वाला HCl हार्मोन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है अम्ल, यह उस पर भोजन पर छिड़क देता है और जिसके कारण यह काफ़ी तेजाब की तरह होता है। जो भोजन के साथ आए कीटाणु है वो मर जाते हैं। भोजन को अम्लीय बना देता है। तो भोजन क्या होता है, पहले क्षारीय, फिर HCl अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यह भोजन पर पड़ता है तो यह अम्लीय हो जाता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है, यानी कि पचाने की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। आगे देखते हैं फंडिक, जो आमाशय का दूसरा भाग होता है। फंडिक बीच का भाग है जिसमें कांटे नुमा रचना पाई जाती है, एकदम कांटा जैसा निकला रहता है, जिससे हम लोग रूजी कहते हैं, ठीक है। और यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। जब हम भोजन नहीं किए रहे होते हैं तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभन होने लगता है, यानी कि गड़ने लगता है पेट में, तो हम लोग कहते हैं कि भूख लागल है, ठीक है। और अगला है तीसरा पाइलोरिक। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलती है, यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ध्यान रखिएगा कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, पाइलोरिक में। पाइलोरिक की क्या है, तो आमाशय का तीसरा भाग है आंत, आमाशय का, ठीक है। इससे एक जठर रस निकलती है। जठर रस जब ग्रंथि काम नहीं करती है, जब जठर रस काम नहीं करती तो इससे जठर जूस नहीं निकलता है, उस रोग को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक। तो जब जठर रस से गैस्ट्रिक
जूस नहीं निकलता है, जठर रस नहीं निकलता है, तो इस बीमारी को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक कहते हैं, जिसमें एसिडिटी काफ़ी होता है, गैस बनता है। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है, ताकि और रेनिन किसके लिए पाचन में सहायता होता है, तो दूध को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायता करता है, तो ये भी आप लोग याद रखेगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध के पचाने में कौन सा एंजाइम होता है, रेनिन होता है। और ये जठर जो रस निकलती है, इस जठर रस में क्या पाया जाता है, रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेनिन दूध को दही में बदल देता है, जिसके कारण हम लोग को पच पाते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बताएं कि रेनिन का काम क्या होता है। जब रेनिन हम लोग दूध पीते हैं तो दूध को दही में बदल देता है और फिर यह दही आसानी से पच पाता है, अर्थात दूध को पचाता है। यह दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, जिसे कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है। तो कैसिन प्रोटीन को, दूध में कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, और यह जब रेनिन जो एंजाइम होता है वो कैसिन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदलने का काम रेनिन का होता है। वहीं देख लेते हैं पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन क्या होता है, तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो याद रखिएगा, प्रोटीन का पचाने का काम पेप्सिन को, दूध का पचाने का काम रेनिन को। किसको, रेनिन को। ठीक है, वहीं पर देख लेते हैं कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है और भोजन आमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। भोजन कायम का रूप ले चुका होता है जब यह पेप्सिन पेप्टोन में बदल देता है। आगे छोटी आंत, जिसे हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम छोटा काम बड़ा। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। ध्यान रखिएगा, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, पक्वाशय, जेजुनम और इलियम होता है। ठीक है, पक्वाशय, जेजुनम और इलियम। पक्वाशय के ड्यूडेनम कहते हैं, जेजुनम कहते हैं, इलियम कहते हैं। ठीक है, आइए अगला है यकृत यानी कि लीवर। यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि यकृत यानी लीवर होती है। ठीक है, उर्दू में इसे जिगर बोला जाता है। इसका आकार 1.5 kg यानी 1.5 kg कह सकते हैं, 1500 ग्राम है। और 1500 ग्राम यानी कि 1300, कभी कभी 50 से लेकर के 1400 ऐसे भी देता है। तो 1.5 kg इसका वजन होता है, कभी कभी 140 ग्राम देता है। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों को पुनर्निर्माण कर लेता है। लीवर एक ऐसा अंग है, अगर इसको थोड़ा सा काट लीजिएगा इसमें से, तो यह अपने आकार का फिर से यह रूप ले लेता है बढ़ करके। ठीक है, यकृत में पित्त का निर्माण होता है और जामा पित्ताशय में होता है। आइए पित्ताशय भी हम लोग का अगला टॉपिक है, ये है जिसे हम लोग कहते हैं गाल ब्लैडर। इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर के जमा रहता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है बल्कि जमा होता है। पित्त का निर्माण यकृत करता है। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है, यकृत के नीचे पित्ताशय रहता है। जिस तरीके से, इस तरीके से आप लोग खजूर देखे होंगे। ठीक है, मान के चलिए कि यह खजूर है, तो यहाँ पर खजूर है तो यहाँ पर लवनी लगा रहता है। ठीक है, तो खजूर के नीचे यानी कि ऊपर जिभिया होता है, नीचे लवनी लगा रहता है। सेम उस तरीके से यकृत के नीचे क्या होता है, पित्ताशय, ताकि नीचे रहता है जिसके कारण ऊपर से बन के आए और पित्ताशय में पित्त जमा हो जाए। कमेंट्स में आप लोग को बताना है कि पित्त का पीएच मान कितना होता है, पित्त का पीएच मान कितना होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, ये हम आपको बता दिए। आइए, पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय में जब स्टोन यानी पथरी का निर्माण होता है तो ठीक नहीं हो सकता है, इसीलिए पूरे पित्ताशय को काट करके निकाल दिया जाता है। तो पित्ताशय जिसे हम लोग पथरी बोलते हैं या जिसे अंग्रेजी में स्टोन बोलते हैं, जब पित्ताशय में पत्थर हो जाता है यानी स्टोन जम जाता है तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए पूरे पित्ताशय को काट करके हटाया जा सकता है। इसीलिए पूरे पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाता है। पित्त एंजाइम न होते हुए भी पाचन में सहायता करता है। तो पित्ताशय को ही काट करके हटा दीजिएगा तो पित्त जमा होगा नहीं, और पित्त जमा नहीं होगा फिर भी आपको भोजन पच जाता है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है, क्योंकि पित्त क्या होता है, क्षारीय होता है। और आमाशय के पहला जो भाग था कार्डियक, वहाँ से आपको क्या निकलता था, तो HCl हार्मोन का निर्माण करता, HCl अम्ल का, और वहाँ से भोजन हमारा अम्लीय होता था। और जैसे यह पित्ताशय में आता था यकृत के माध्यम से, तो ये पित्ताशय जो है भोजन पर छिड़कता था और पित्त, ताकि हमारा भोजन क्या हो जाए, क्षारीय हो जाए। ठीक है, तो पित्त का पीएच मान 7.8 से लेकर के 8.5 था, ये भी हम आपको बता ही चुके। यह पित्त भोजन यानी कि कायम में उपस्थित वसा यानी फैट को तोड़ देता था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त का कार्य क्या होता है, तो पित्त का काम होता है कि जो भोजन हम लोग करते हैं उस भोजन जब पूरी तरीके से पचने वाला होता है तो यहाँ पर काइन होता है। क्या होता है, काइन। और काइन में जो फैट यानी वसा की मात्रा होती है, ठीक है, घी, तेल, ये सब क्या है, तो ये सब जो आपको है ये वसा है। तो ये वसा को तोड़ने का काम कौन करता है, पित्त करता है। ठीक है, जिसे हम लोग पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि फैट को तोड़ने का काम कौन करता है या पचाने का काम, तो ये पित्त करता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, पाइसीकरण या इमल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, पक्वाशय। क्या देख लेते हैं,
पकवासे हम लोग देख लेते हैं और कितना पॉइंट है इसमें। चलिए इसमें और पॉइंट है। चलिए तो हम लोग क्या देख रहे थे, पकवासे देख रहे थे। आइए हम लोग पकवासे को देख लेते हैं। पकवासे या जिसे हम लोग ग्रहणी बोलते हैं या ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। ध्यान रखिएगा कि छोटी आंत के पहला भाग को क्या क्या बोलते हैं, पकवासे या ग्रहणी, अंग्रेजी में ड्यूडेनम बोलते हैं। अमाशय के बाद भोजन कायम यानी ग्रहणी में आता है। अमाशय के बाद भोजन 4 घंटा अमाशय में रुकने के बाद भोजन कहाँ आता है, ग्रहणी में आता है, जहाँ इसे पीत मिलती है। ग्रहणी में क्या मिलती है, पीत मिलती है। वह क्षारीय वहाँ पर बन जाता है और ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। याद रखिएगा किसी भी प्रकार का एंजाइम कहाँ नहीं होता है, ग्रहणी में, बल्कि इसमें 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। तो ग्रहणी में 2 प्रकार के हार्मोन कौन कौन सा होते हैं, पहला कोलेरिसिस्टो और दूसरा एस्केटीन पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। अब कोलेरिसिस्टोन काइनिन कौन सा होता है, तो ये पित्ताशय के पित्त निकालने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। तो जैसे कि नहीं होता है कि हम लोग को काम नहीं करते हैं तो पिताजी अढ़ा देते हैं, एक्साइटेड कर देते हैं किसी चीज़ के लिए। जैसे हम लोग को टीचर क्या करते हैं, नहीं पढ़ते तो मोटिवेशन देते रहते हैं पढ़ने के लिए, सेम उसी तरीके से कोलेरिस्टोन काइनिन हार्मोन जो है यह पित्ताशय पित्त को निर्माण करने के लिए, पित्ताशय के पित्त निकालने या स्रावित करने के लिए पित्ताशय को, गाल ब्लैडर को उत्तेजित करता है ताकि भोजन क्षारीय हो सके। क्योंकि अमाशय से भोजन आता है तो उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला रहता है तो काफ़ी अम्लीय होता है, तो इसको क्षारीय करने का काम पित्ताशय का होता है। अगला है सिक्रेटिन। यह अग्नाशयी रस यानी पैनकैरियाटिक जूस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। तो पित्ताशय से पीत रस निर्माण करने के, स्राव करने के लिए कौन सा एंजाइम जो है तो हार्मोन स्रावित करता है, तो कोलेरिस्टोन। जबकि अग्नाशय से अग्नाशय रस निकालने के लिए सिक्रेटिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन सरलता से और आसानी से पच सके। आगे यहाँ पर रिमार्क दिया गया, कुछ नोट करके। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन 3 को सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि पूर्ण पाचक रस का निर्माण कहाँ होता है, अग्नाशय से, ठीक है, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयवों को पचा सके, इसीलिए इसको पाचक रस बोला जाता है। अगला है ट्रिप्सिन एंजाइम। यह प्रोटीन जो है वो पेप्टोड को जाकर पेप्टाइड में बदल देता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोड में पचा करके पेप्टाइड में बदलने का काम ट्रिप्सिन एंजाइम का करता है। एमाइलेज, यह स्टार्च यानी मंड को शर्करा में तोड़ देता है। तो मंड को शर्करा में तोड़ने का काम एमाइलेज का होता है। अगला आता है लाइपेस एंजाइम, जो फैट को पचाने का काम करता है। यह पित्त द्वारा पायसीकृत यानी एमल्सिफाइड वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। कौन सा, लाइपेज होता है। इसका ट्रिक क्या है, अग्नाशय में एंजाइम पूर्ण पाचक रस। तो अग्नाशय में पाए जाने वाले पूर्ण पाचक रस के ट्रिक है लेट का औसत है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अग्नाशय में पाए जाने वाले 3 जोड़ी पाचक रस कौन सा है, लाइपेज है, एमाइलेज है और ट्रिप्सिन हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर देखें कि जेजुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। क्या होती है, जेजुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है और ग्रहणी बाद में जेजुनम में आता है। तो जेजुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, ग्रहणी और बाद में जेजुनम में आता है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग का जो भोजन होता है वो जेजुनम में नहीं आता है। जेजुनम में कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता है, ये आगे चल करके ग्रहणी और बाद में जेजुनम में आता है, ठीक है। जेजुनम के बाद इलियम में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। इलियम किसका भाग है, तो ये छोटी आंत का ही भाग है। इलियम यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है जिसे हम लोग इलियम कहते हैं। यह भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों करता है, ठीक है। यहाँ से कई प्रकार के आंत रस निकलते हैं यानी इंटेस्टाइन जूस निकलता है, क्योंकि इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, आंत, और अंग्रेजी में इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। इन सभी आंत रस को सक्कस या एंट्रिकस कहते हैं। तो आंत रस से निकलने वाले रस को सक्कस या एंट्रिकस कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है हम लोग को छोटी आंत में। तो यह प्रोटीन को पचाता है, कौन सा, इरेप्सिन। यह प्रोटीन को पचाता है। यह प्रोटीन पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलने का काम किसका होता है, इरेप्सिन एंजाइम का। वहीं पर देख लेते हैं कि यहाँ प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। तो इरेप्सिन में प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। तो पेप्टोन जो होता है वो पेप्टाइड में बदलता है। प्रोटीन कहाँ बदलता है, तो प्रोटीन
जाकर के पेप्टोन में बदलता है। और प्रोटीन किस में पाया जाता है? भोजन में। जब यह टूटता है तो अमाशय में जाकर के पेप्टोन में बदलता है, और पेप्टोन जो है वो पेप्टाइड में बदलता है ड्यूडेनम में जाकर के, और लास्ट में जाकर के एमिनो एसिड बन जाता है इलियम में जाकर के, जो छोटी आंत का अंतिम भाग है। आगे देखते हैं लाइपेज। यह वसा का पाचन करता है और वसा को ग्लिसरॉल वसीय अम्ल में बदल देता है। ध्यान रखिएगा कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइपेज। यह वसा को पचा करके ग्लिसरॉल में और वसीय अम्ल में बदल देता है फैटी एसिड में। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि वसा, तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है? तो वसा को ग्लिसरॉल में बदलता है और ग्लिसरॉल वसीय अम्ल में बदल देता है। आइए हम लोग देखते हैं माल्टेज। यह माल्टोज को पचाता है, तो माल्टोज को पचाने का काम माल्टेज का। सुक्रोज, तो सुक्रोज को पचाने सुक्रेज जो है सुक्रोज चीनी को पचाता है। लैक्टोज, यह लैक्टोज को पचाने का काम लैक्टोज एंजाइम को करता है, दूध में पाया जाता है। नोट में देख लेते हैं कि यह छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम होता है। उंगली जैसी रचना पाई जाती है जिसे हम लोग बिलाई बोलते हैं। तो छोटी आंत का अंतिम भाग को इलियम, और यह उंगली एक अंगूठे के जैसे रचना पाई जाती है। बिलाई अवशोषण यानी कि चूषण करने का कार्य करता है। भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए। कहने का मतलब है कि भोजन करने के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है जिससे भोजन नहीं पच पाता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग कि भोजन, रक्त जो होता है अमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि भोजन करने के बाद हमें क्या इसे बचा हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि एंजाइम को पतला कर देता है ताकि हम लोग का भोजन अच्छे से नहीं पच पाता है। भोजन करने के बाद हमें नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त जो होता है अमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है। और हम आपको पिछली क्लास में बताएं कि मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। ठीक है, सबसे बड़ी मांसपेशियां जांघ की पाई जाती है। मस्तिष्क में रक्त की कमी के कारण हम लोग को नींद आना शुरू हो जाती है। यानी कहने का मतलब है जब हम लोग भोजन करते हैं तो उस समय हम लोग का अधिकांश शरीर का जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो अमाशय की ओर जाता है ताकि हम लोग का भोजन पच सके। और ब्रेन में, मस्तिष्क में हम लोग को खून की कमी हो जाती है जिसके कारण हम लोग को नींद आने लगता है। तो उस जगह में सो लेना भी चाहिए था। ठीक है, अगला है छोटी आंत। छोटी आंत इलियम से भोजन निकालता है तो वह कायल का रूप ले लेता है और वही जैसो आंत में प्रवेश करता है। और देखिएगा कभी कभी कोई व्यक्ति जो उल्टी करता है तो कायल ही होता है जो हरा कलर का होता है। ठीक है, चलिए अगला है बड़ी आंत, जिसे हम लोग कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें केवल जल यानी पानी का अवशोषण होता है ताकि आपको अच्छी तरीके से भोजन का शरीर में आप लोग लग सके। भोजन का नहीं, इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, अवशोषण होता है, भोजन का नहीं, इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है। तो विटामिन बी का निर्माण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। ठीक है, सक्कस, कोलन और रेक्टम या मलाशय इसके भाग होते हैं। छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। सीकम यानी बड़ी आंत का पहला भाग होता है सीकम। ठीक है, तो ये छोटी आंत का भाग अंतिम होता है इलियम। इलियम के बाद सीकम में आता है, सीकम बड़ी आंत का भाग होता है। सीकम पेट में दाहिनी ओर होता है जिसके नीचे अपेंडिक्स होता है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर खखोल करके पूछ लेगा कि अपेंडिक्स किसके नीचे होता है, तो बड़ी आंत के जो सीकम है वो सीकम के दाहिनी ओर पाया जाता है, नीचे की ओर। ठीक है, अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग उसी को कहते हैं जिसका कार्य हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं है। यह सेलुलोज को पचाता है। अपेंडिक्स का काम क्या था? सेलुलोज को पचाना, लेकिन अब हम लोग सेलुलोज का यूज कम ही करते हैं। तो ये जानवरों में मुख्य अंग है जो सेलुलोज को पचाता है, क्योंकि जानवर क्या करते हैं? सेलुलोज का भोजन करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं, और पेड़ पौधे का कोशिका भित्ति किसका बनाता है? सेलुलोज का। ठीक है, वैसे अंग जो अवशेषी अंग कहते हैं, वैसे अंग को क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। और कर्ण पल्लव हो गया, त्वचा का बाल हो गया, शरीर में तो होता है किंतु उसका काम नहीं है। अपेंडिक्स हो गया, थर्ड मोलर हो गया, यानी कि हम लोग का थर्ड मोलर, तीसरा जो होगा प्रीमोलर, तीसरा चहुआ हो गया, उसका कोई काम नहीं है। प्रीमोलर हो गया, पिन्ना हो गया, कर्ण पल्लव हो गया। ठीक है, त्वचा के बाल हो गए, ये सब आपको अवशेषी है। तो ध्यान रखिएगा, अपेंडिक्स, थर्ड मोलर यानी कि तीसरा जो मोलर है चहुआ का दांत, और प्रीमोलर हो गया, पिन्ना हो गया, कर्ण पल्लव हो गया, कान का जो बाहर वाला जो होता है हिस्सा, कर्ण पल्लव, त्वचा पर बाल हो गया, ये सब क्या है? तो इसका कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग को शरीर में नहीं भी रहेगा तो उतना असर नहीं करेगा। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को पूरा काट करके हटा दिया जाता है, और सीकम के बाद कोलन प्रारंभ होता है जिसमें जल या अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत का 3 भाग होता है। सीकम में इलियम के बाद भोजन आता है। ठीक है, और इलियम से
कोलन में यह आता है। और कोलन में म्यूकस नामक यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रारंभ होता है जिसमें जल का अवशोषण होता है। कोलन में ही म्यूकस का निर्माण होता है। याद रखिएगा कि म्यूकस का निर्माण कहाँ होता है, बड़ी आंत की दूसरी जो भाग है कोलन, उसमें जो पचे भोजन को चिपचिपा बना देता है। तो पचा हुआ भोजन है वो चिपचिपा यानी कि लाशेदार हो जाता है। कहाँ पर, कोलन में, बड़ी आंत की दूसरी भाग में। म्यूकस का निर्माण मलाशय यानी कि रेक्टम में अपशिष्ट पदार्थ जमा करता है और गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग की पाचन की क्रिया। एक जल अपघटक की क्रिया है। पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 अवस्थाओं में पूर्ण होती है, जिसे हम लोग कहते हैं अंतग्रहण। क्या बोलते हैं, अंतग्रहण कहते हैं। चलिए, तो भोजन का पाचन जो होता है 5 अवस्थाओं में होती है। पहला को कहते हैं अंतग्रहण, जिसे कहते हैं इंजेक्शन। भोजन को निगलने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंतग्रहण कहते हैं। तो जब हम लोग भोजन को निगलते हैं आहार नली के माध्यम से तो हम लोग अंतग्रहण कहते हैं। वहीं दूसरा होता है पाचन यानी कि डाइजेस्टिव कहते हैं। और पाचन तो डाइजेस्टिव और पचाने में बहुत सारे अंगों का योगदान होता है, उसे हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। तो भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे सरल पदार्थों में या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, पचे भोज्य पदार्थों को कोशिकाएं जब सोख लेती है तो उसे क्या कहते हैं, अवशोषण। तो आपका भोजन पच चुका है और उसको कोशिका आपको सोख लेती है तो उसे हम लोग कहते हैं अवशोषण। ठीक है। स्वांगीकरण, ठीक है। तो पचे भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। तो आपका भोजन पच गया, भोजन पचने के बाद उससे जो ऊर्जा निकाल लेते हैं उस ऊर्जा आप लोग का कोशिका शरीर सोख लेता है तो उसे क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। मल परित्याग, अंतिम में क्या होता है कि जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं उसको हम लोग मल के रूप में त्याग देते हैं। जैसे पाचन के बाद पचे हुए अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया मल परित्याग कहलाता है। ठीक है। अगला चैप्टर जो आता है आप लोग को वो है श्वसन तंत्र, जिसे हम लोग कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में श्वसन तंत्र के वीडियो के साथ। लेकिन इससे पहले इस चैप्टर का जो अभी चैप्टर कर रहे हैं उसका आप लोग को ऑब्जेक्टिव आने वाला है वीडियो। ठीक है। उसके बाद ये श्वसन तंत्र का चैप्टर आएगा और करंट अफेयर्स का थोड़ा सा अभी डिले हो रहा है, लेकिन सभी का वीडियो मिल जाएगा। आप लोग धैर्य रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई के प्रति व्यस्त रहिए, अपने टारगेट के प्रति